हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूं। अब देखिए, जो पढ़ रहे थे इतिहास, इसमें से अब मैं आपको एक शब्द पहले बताता चलूं कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें एक अखंड भारत का निर्माण का श्रेय सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को दिया जाएगा, खासे तौर पे अशोक को दिया जाएगा। क्योंकि आप देखे होंगे आज भी अशोक की बातें प्रासंगिक है। जैसे हमारे करेंसी में अशोक चक्र को अपनाया गया है, अशोक स्तंभ को हमने अपनाया है, अशोक की जो धम्म की नीति थी उसमें भी हमने जगह दी है और हमारा ये नैतिक शिक्षा के लिए काम आता है। अगली बात अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके बाद एक बड़ा साम्राज्य जो देखने को मिलेगा, गुप्त साम्राज्य। तो पहले अशोक साम्राज्य को देखते हैं, अशोक मतलब मगध साम्राज्य। पहले मगध साम्राज्य को देखते हैं। तो सबसे पहले इतिहास में आज जो शुरू करने वाला हूं वो है एक आरंभिक साम्राज्य। तो आरंभिक साम्राज्य में इशारा है मगध की ओर। मगध के विकास के क्रम में ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, जब आपको बता रहा था कि मगध साम्राज्य का उदय हो रहा है तो मैं कल ही बताया था कि हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद आया था नंद वंश। और इस नंद वंश का जो शासक था महापद्म नंद और धनानंद। तो आप एक बात यहाँ से समझिए, एक लिंक जोड़ना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत होगा आप लोग को। ये जो धनानंद है या कई बार घनानंद आप लोग बोलते हो, तो ये घनानंद किसके साथ समकालीन था? सिकंदर। ठीक है, तो इस सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक, ये फाइनली क्या होता है, जब हालांकि सिकंदर और घनानंद के बीच युद्ध नहीं होता, किंतु जो अब ये घनानंद है यहाँ इसका लिंक जुड़ा हुआ है चाणक्य से। और आपको बताया था कि चाणक्य का घनानंद अपमान करता है, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने को ठान लेता है मन में, और फाइनली चंद्रगुप्त धनानंद को पराजित कर देता है। तो धनानंद का खिस्सा समाप्त होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात मौर्य साम्राज्य। लेकिन मौर्य साम्राज्य जैसे ही शुरुआत होता है तो एक नया चीज़ आपको जो देखने को मिलेगा, ये सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध होगा, जहाँ पे सेल्यूकस निकेटर हार जाएगा और चंद्रगुप्त जीत जाएगा। तो चंद्रगुप्त इसकी बेटी हेलेना, तो हेलेना से विवाह हो जाएगा किसका? चंद्रगुप्त का। और सेल्यूकस निकेटर एक अपना यहाँ पे दूत भेजता है और दूत का नाम है मेगस्थनीज। ठीक है, और ये मेगस्थनीज बाद में मौर्य साम्राज्य में रहता है, अर्थात कहूँ तो चंद्रगुप्त के समकालीन होकर रहता है और एक बुक का नाम लिखता है, उसका नाम है इंडिका। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी है आपको समझना, वरना इसके बीच में आप तारतम्यता नहीं बना पाइएगा। तो मैं अब फिर से कहता हूँ कि मगध के विकास के क्रम में ही मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। कैसे मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ देख लिए, नंदवंश का अंत होता है, मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। अगली बात बता रहा हूँ कि इसका संस्थापक कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य। आप समझ पा रहे हैं कैसे हुआ। अगली बात बोल रहे हैं कि कब की बात है, ये 321 ईसा पूर्व की बात है। विस्तार इन्होंने अफगानिस्तान तक किया, बलूचिस्तान तक किया, जो अभी देखते होंगे पाकिस्तान के क्षेत्र में बलूचिस्तान है। ठीक है, शासक कौन कौन हुए? 3 शासक मुख्य रूप से बहुत महान माने गए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। ठीक है, और ये अशोक ने कलिंग का भी विजय किया था। कलिंग देखे होंगे आप, खारवेल यहाँ का शासक होगा बाद में। अब देखिए स्रोत क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि अशोक सम्राट ने इस तरह से विस्तार किया या मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ था। स्रोत जब भी आप पढ़ेंगे, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा होता हूँ कि स्रोत पढ़ने के लिए आपको हमेशा 2 चीज़ों को सोचना चाहिए, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3 खंडों में शुरुआत से बांटा है। पहले को मैं सीधा सीधा बोला था कि धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, दूसरा कुछ देसी राइटर द्वारा लिखे गए हैं, और तीसरा हो सकता है विदेशी। वहीं पुरातात्विक स्रोत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अब देखिएगा हड़प्पा के समय में और इस समय में कितना ज़्यादा अंतर होने लग जाएगा। ठीक, तो देखिए साहित्यिक स्रोत इधर है और यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में मैंने अभी बताया कि धार्मिक स्रोत हो सकता है, जैसे ब्राह्मण का ग्रंथ चल रहा था, अभी आपको कल परसों बता रहा था कि ब्राह्मण ग्रंथ का था, जिसमें राजाओं के लिए नियम था, मतलब सबके लिए नियम था, बेसिकली राजाओं को भी शामिल किया गया था। और ये भी बताया गया कि किन से टैक्स लेना है, कितना टैक्स लेना है, किन से टैक्स नहीं लेना है, साम्राज्य का विस्तार करना कैसे करना है, ये सारी चीज़ें ब्राह्मण ग्रंथ में शामिल है। अगली बात करूँ तो एक आया बौद्ध धर्म और एक आया जैन धर्म। ये दोनों चैप्टर 4th में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। देखेंगे जैन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे महावीर आकर, और वहीं बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध खुद रहेंगे। ठीक है, और अगली बात मिलेगा कुछ पौराणिक ग्रंथों से जानकारी मिलता है, तो ये सारे स्रोत होंगे। वही मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि हड़प्पा के समय में लिपि तो थी लेकिन पढ़ी नहीं गई, तो कोई साहित्यिक स्रोत काम नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे साहित्यिक स्रोत से ठीक ठाक आपको बेनिफिट मिल रहा है।
अगली बात अगर मैं करूं धर्मनिरपेक्ष स्रोत की, तो सबसे पहले देखेंगे एक होता है भारतीय और दूसरा हो जाएगा विदेशी राइटर। तो भारतीय राइटर में सबसे ज़्यादा जो नाम जिनका चलेगा वो है मिस्टर चाणक्य, ठीक है, वो है चाणक्य। तो चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन ध्यान रहे ये बुक पॉलिटी की थी, राजनीति से संबंधित किताब थी, नाम है अर्थशास्त्र। एक बार एग्जाम में, पता नहीं कौन सा एग्जाम में पूछ लिया कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो बता देंगे चाणक्य, लेकिन वो पूछा था किस विषय का बुक है, तो उस समय लोगों ने अर्थशास्त्र इकोनॉमी मार के आ गया। मेरे दोस्त ये राजनीति का बुक है, पॉलिटी का किताब है, ठीक। अगली बात देखेंगे, चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री था, इसका मतलब चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और उनका ये मंत्री थे। विदेशी अगर बुक की बात करोगे तो एक बुक लिखा गया है इंडिका और लिखने वाला है मेगास्थनीज। कौन है मेगास्थनीज? मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि अभी यहाँ से बता ही रहा था आपको, ठीक है, यहाँ से आप जोड़ लीजिएगा। अगली बात देखेंगे अगर पुरातात्विक स्रोत की, तो देखिए पुरातात्विक स्रोत वैसा स्रोत होता है जिसे हम देख सकते हैं, समझ पा रहे हैं। अब बोलोगे साहित्य को भी देख सकते हैं, साहित्य पढ़ी जाती है और ये सारी चीज़ें देखी जाती है, ठीक है। अब बोलोगे उसमें भी लिखा होता है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन समझिए बेसिक डिफरेंस यही याद रखने के लिए कि जिसे आप देखकर महसूस कर सकते हो, छू सकते हो। अगली बात देखिए, मूर्तियाँ हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, पत्थर हैं, स्तंभ, और सबसे ज़्यादा जो यूज होने लग गया था अभिलेख का, ठीक है। कुछ मूर्तियाँ भी बनाया गया, कुछ सिक्के भी बनाए गए और पत्थरों पे कुछ उकेरा जाता था, तो पत्थरों से भी पता चला, साथ साथ कुछ स्तंभ का निर्माण किया गया, तो स्तंभों से भी उसकी जानकारी मिलती है। अगली बात देखेंगे कि धम्म का प्रचार हुआ। जब अशोक को देखेंगे कि बौद्ध धर्म का अपनाता है, कलिंग विजय के बाद वो अपना तलवार नीचे सीधा गाड़ते हैं, उसके बाद प्रण लेते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा। लेकिन एक बात और बोले थे कि किसी ने अगर युद्ध करने की चेष्टा की तो शायद ये तलवार उठ सकता है। इसका मतलब ठीक ठाक दबाव बनाकर उन्होंने तलवार को त्याग दिया और एक नया धर्म को एक्सेप्ट किया, उसी को बोलते हैं बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के तहत धम्म की नीति को भी अपनाया, और धम्म की नीति का मतलब था, देखिए आपको समझाता चलूँ, धम्म की नीति का प्रचार किया और अशोक की धम्म की नीति ये कहलाता है। कई बार बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा, हाल फिलहाल का एग्जाम जो हुआ है उसमें भी आया है। तो देखेंगे अशोक की धम्म की नीति, पहली बात बोल रहा है कि बड़ों के प्रति आदर होना चाहिए। दूसरी बात बोल रहा है कि सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता होना चाहिए। जो भी सेवक है और दास है उसके प्रति उदार भावना होना चाहिए। साथ साथ दूसरों के धर्मों की परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। यही कुछ बातें नहीं मिलती है भारत के संविधान में, जो हमारा मूल कर्तव्य है। तो ऐसी ही बातें की गई है। बाद में धम्म महामात्यों का भी नियुक्ति किया गया और धम्म महामात्य एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक देश से दूसरे देश में जाकर अशोक के धम्म की नीति का प्रचार प्रसार करते थे। ऐसे में माना जाता था अशोक की ख्याति भी बढ़ी और इनका उदार भावना भी दिखा, क्योंकि पहले बहुत क्रूर शासक के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब उन्होंने धम्म की नीति अपनाया तो काफ़ी ज़्यादा उनका रिवर्स इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा। अगली बात अगर करूँ मगध साम्राज्य का प्रशासन, उसका प्रशासन कैसा था। देखिए अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितने 5 राजनीतिक केंद्रों में विभाजित था। पहले का नाम है पाटलिपुत्र, राजधानी वही थी पाटलिपुत्र। दूसरी है तक्षशिला जम्मू कश्मीर, ये पाटलिपुत्र बिहार में। अगली बात तक्षशिला जम्मू कश्मीर। अगली बार देखेंगे उज्जैनी, यह है एमपी में मध्य प्रदेश। तोसली, यह है उड़ीसा के क्षेत्र में। कई बार पूछता है कि तोसली कहाँ है, ठीक। स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी है ये कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका के क्षेत्र में। और यहाँ सोने की प्राप्ति होती थी, माना जाता है कि सोने की पहाड़ी को स्वर्णगिरी बोला जाता था, ठीक। एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से अगर आपको बताऊं तो सबसे उत्तर में देखेंगे जम्मू कश्मीर और सबसे दक्षिण में देखेंगे कर्नाटका। बीच में आपका आएगा एमपी, इस साइड अगर आइएगा तो उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा बिहार। तो इस तरह से, और बिहार में ही पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया गया था। अगली बात है कि आवागमन विशाल साम्राज्य में कैसे होता था। आवागमन का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था। ज्योग्राफी इस्तेमाल कीजिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने 3 ही तो बताया था आपको, क्या क्या, स्थल, जल और वायु। वायु मार्ग का विकास तो हुआ ही नहीं था, लेकिन स्थल और जल का विकास हुआ था। इसका मतलब स्थल का और जल का यूज हो रहा था। आपको हड़प्पा में भी मैं बताया कि जब जल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा था तो जाहिर सी बात है यहाँ भी होगी। आने वाले जितने भी साम्राज्य हैं वहाँ भी आप देखेंगे कि जल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा होगा। स्थल मार्ग में चलता क्या था सबसे ज़्यादा, वो है एक परिवहन का साधन, उसको बोलते हैं बैलगाड़ी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि उपकरणों और रसदों को ढोने के लिए यूज किया जाता था। रसद का मतलब होता है भोजन सामग्रियाँ। कई बार देखते होंगे कि युद्ध वगैरह होता था तो बैलगाड़ी से ही लोग जा रहे होते थे। हाल फिलहाल की आप बहुत सारे मूवीज़ देख रहे होंगे, उसमें आप बैलगाड़ी का ठीक ठाक यूज देखने को मिल रहा होगा। जो ऐतिहासिक मूवीज़ बन रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ।
आगे देखते होंगे कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समिति का निर्माण किया गया था। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है, इसके बारे में मेगास्थनीज बता के गए हैं। ठीक, तो 6 उप समिति कौन कौन है? पहला नौसेना संचालन समिति, दूसरा यातायात और भोजन संचालन समिति, तीसरा पैदल सैन्य संचालन समिति, अश्वारोही मतलब जो घोड़े से चल रहे होते हैं उनका जो संचालन समिति होगा, रथारोही जो रथ का संचालन करने वाले लोग होंगे, और अंतिम हाथी का संचालन समिति। इसका मतलब हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, नौसेना सारी व्यवस्था थी। तभी तो कहता हूँ कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साम्राज्य माना जाता था। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आवागमन के साधन में बोल रहा है कि प्रांतों तक आने जाने में कई सप्ताह या कई महीने लग जाते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि अब देखेंगे कि यातायात का उतना साधन तीव्र नहीं था। साधन था, अब बैलगाड़ी कितना तेज चलाओगे आप, समझ पा रहे हैं ना? तो इसी वजह से बोलता है। और दूसरी बात कि जब इसके प्रांतों का मतलब उस समय का राज्य समझिए, वर्तमान का राज्य समझिए प्रांत को, मतलब एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना डिस्टेंस भी काफ़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है कई सप्ताह कई महीने लगते होंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि यात्रियों के लिए भोजन का भी प्रबंध किया जाता था, साथ साथ उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाता था। ऐसा मेगास्थनीज कह के गए हैं कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी उत्तम व्यवस्था में थी। और अशोक के अगर समय की बात करेंगे तो अशोक के समय में भाषा और लिपि, देखिए भाषा क्या यूज होता था वहाँ पे? यूज होता था प्राकृत भाषा, कई बार ये बात पूछा गया है। लिपि क्या होता था? तो लिपि में ब्राह्मी भी है, अरामाइक लिपि है, यूनानी लिपि है। ठीक है, तो अब समझिए कि सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ था वो है ब्राह्मी लिपि। तो अभी आपको बताता चलूँ, जैसे देखिए हिंदी भाषा है लेकिन हिंदी की कोई लिपि है, उसी का नाम है देवनागरी। जिस तरह से अंग्रेजी भाषा है लेकिन अंग्रेजी का जो लिपि है वो है रोमन। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे समझेंगे कि ब्राह्मी लिपि है लेकिन इसका भाषा प्राकृत है। साथ साथ अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि ये जनरली भारत के क्षेत्र में नहीं बल्कि यूनान अफगान के क्षेत्र में चलता था। ठीक है, अफगानिस्तान के क्षेत्र में देखेंगे, यूनान के क्षेत्र में देखेंगे, तो ये सारे लिपि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। वहीं जो बचा हुआ एक सेक्टर है मौर्य साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। आपको बताता चलूँ कि मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अनेक विदेशियों के आक्रमण से अपने देश को सुरक्षित रखा। दूसरी बात, जनता को बहुत ज़्यादा उन्होंने लिबर्टी दी, मतलब छूट दी। इसकी वजह से वहाँ का जनता में मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य होता है वो उसकी झलक दिखती है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, किंतु लोकतंत्र की तरह ही थी। राजतंत्र होते हुए भी जनता बहुत ज़्यादा अपने आप को सुखी महसूस करता था। 150 सालों तक चला था मौर्य साम्राज्य। और दूसरी बात देखेंगे कि अशोक की धम्म नीति आज भी प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? अशोक चक्र और स्तंभ को भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया है। आज भी आप देखते होंगे जिसके पास भी जो भी करेंसी होगा आप देखेंगे उसमें अशोक स्तंभ लिया गया है। अशोक चक्र का इस्तेमाल हमारे तिरंगे झंडे में दिया गया है। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा सम्माननीय बात है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य उस काल में विदेशी आक्रमण से सुरक्षित रखा गया। मैं अभी बता रहा था कि ये इतने प्रतापी शासक थे कि कोई भी आक्रमण करने से डरता था। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी ऐतिहासिक राजा के लिए, ये ऐतिहासिक क्षेत्र के लिए, कि कोई आक्रमण ना कर पाए। अगली बात देखेंगे, सारे के सारे कुशल शासक थे, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें या बिंदुसार की बात करें या सम्राट अशोक की बात करें। वहीं अंतिम पॉइंट देखेंगे, साम्राज्य में जनता की ध्यान रखी जाती थी। और ये सबसे खुशी की बात है क्योंकि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था नहीं होने के बावजूद जनता की इतनी सुरक्षा रखा जा रहा है। अशोक के समय में वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा सुखी संपन्न क्षेत्र था क्योंकि वहाँ पे कृषि का भी उत्पादन ठीक ठाक होता था। साथ साथ देखेंगे वहाँ पे करों की अदायगी लोग बहुत ज़्यादा करते थे और कुछ कर तो अनिवार्य रूप से देना होता था। अगर कोई कर की चोरी करता है तो उसे मृत्यु दंड का भी प्रावधान दिया गया था, ताकि साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करों का आना जरूरी है। और ऐसे में जितना ज़्यादा कर आएगा उतना ज़्यादा सैनिकों को बढ़ावा दिए मिलेगा और ऐसे में वो शासन व्यवस्था, वो जो मौर्य साम्राज्य होगा, निश्चित तौर पे मजबूत साम्राज्य के रूप में देखा जाएगा और प्रतीत होगा। तो इस तरह से मैंने ये पार्ट समाप्त किया। नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहें, शेयर करते रहें। साथ साथ एक और बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, अभी भी कहूँगा, ये कि अगर आप लोग को कोई सुझाव देना हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए और एकदम अपना चैनल है आपका, मतलब बेहिजक आप जो भी आपको सुझाव देना है, बहुत लोग सुझाव दे रहे होते हैं, मैं उसको ज़रूर अमल करता हूं। तो मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं कि हर लोग इनोवेटिव है, ज़रूर अपना समय निकालें और हमें दें अपना फीडबैक। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं।
धन्यवाद।